हेलो एवरीवन। आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे और इसमें सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो लॉरेंट फोर्स होगा। लॉरेंट फोर्स क्या होता है? जिसे हमें पता है कि फोर्स एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल क्वांटिटी होती है, लेकिन लॉरेंट साहब ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन सबको एक रिलेशन दिया है, इन सभी में एक रिलेशन बताया है। अगर कहा जाए कि ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज क्या किसी स्पेस में किसी एक लोकेशन पर एग्जिस्ट करती है? तो बिल्कुल करती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है, बेसिकली चार्ज मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी किसी कंडक्टर में मूव करता है तो वहां पर एक प्रॉपर्टी तैयार होती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है और चार्ज जो कि खुद इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो उस लोकेशन पर दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और मूविंग चार्ज। तो इस चार्ज के ऊपर कितने फोर्सेस काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। वैसे तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, लेकिन अगर हम उसे अभी यहाँ पर इग्नोर कर दें क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है। इस फोर्स को रिलेट किया है लॉरेंट नाम के साइंटिस्ट ने, और ये नोबेल प्राइज विनर थे और इन्होंने जो नोबेल प्राइज उन्हें मिला था 1902 में मिला था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंट फोर्स। चलो देख लेते हैं क्या होता है लॉरेंट फोर्स या लॉरेंट फोर्सेस। ठीक, तो जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं कि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स जो होते हैं वो लॉरेंट फोर्स कहलाते हैं। हमने ये टाइटल उन्हीं के नाम पर रख दिया है क्योंकि उन्होंने ही ये फोर्स को हमें किसी स्पेस की किसी लोकेशन पर हमें उन फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो डेफिनेशन इसका क्या लिख सकते हैं हम? द फोर्सेस ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज is known as लॉरेंट फोर्स या लॉरेंट फोर्सेस। ठीक है, तो सोचो कि एक स्पेस में हम ऐसा कुछ कंसिडरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लोकेशन है जिस पर एक चार्ज रखा हुआ है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा है, यानी कि दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे इस लोकेशन पर, क्योंकि उस चार्ज पर टोटल फोर्स अगर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी है। तो दोनों के कारण अगर वो फोर्स मिलता है तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही पार्टिकल पर दो डिफरेंट टाइप के फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी। तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा लॉरेंट फोर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स कौन सा? लॉरेंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे कुछ होता है। अब आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो भी हम रख सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक जो होता है वो कितना होता है? Q जो कि चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह से, एंड जो फोर्स मैग्नेटिक होता है वो कितना होता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा था, दैट इज QVB। इतना हमारे पास इसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है। ये दोनों वैल्यू उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो FE जो कि QE होता है बेसिकली अगर देखा जाए, और इसका वेक्टर फॉर्म बना दीजिए, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हम यहाँ पर इसे पुट करेंगे तो प्लस Q और साइड में आ जाएगा V क्रॉस B। ये लीजिए, यहाँ पर Q कॉमन आ जाएगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ बचती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। ये हमारे पास जो इक्वेशन आया ये हमें लॉरेंट फोर्स देता है। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि चार्ज तो है, चार्ज मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में,
और चार्ज मल्टीप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता था मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन हम किसी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पर दोनों फील्ड काम कर रही होगी तो उस केस में ये कॉम्बिनेशन आता है और ये हमें बताता है कि उस लोकेशन पर दोनों टाइप के फोर्सेस उस चार्ज पर काम करते हैं एंड दैट फोर्सेस इज नोन एज लॉरेंज फोर्सेस। ठीक है, तो ये कुछ लॉरेंज फोर्सेस का कुछ कंसेप्ट था। अब इसके बाद है ना हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में कुछ और चीज़ें यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ, आप नोट करिएगा, यहाँ साइड में कर देता हूँ। सो दिस इज लॉरेंज फोर्सेस, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। अब हम थोड़ा सा वो कंसिडरेशन करते हैं कि किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अगर होंगे तो क्या कंडीशंस आएंगी वहां पर, वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या चीज़ है उसे थोड़ा सा देखना कि सपोज हमारे पर एक कंडक्टर है कुछ पर्टिकुलर लेंथ का, L लेंथ का, ये है ना, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है। इस कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें टोटल चार्ज यानी कि नेट चार्ज अगर देखा जाए, नेट चार्ज ऑन दिस कंडक्टर इज 0। अब आप सोचो, नेट चार्ज किसी कंडक्टर पर 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स नहीं लगता क्योंकि नेट चार्ज ही नहीं। कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो हम इक्वेशन एक बनाते हैं ना कि फोर्स इज इक्वल टू QE, ऐसा। तो जब नेट चार्ज ही 0 है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा? 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जिस कंडक्टर में नेट चार्ज 0 हो जाए उस पर फोर्स नहीं काम करता। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा? तो हम वो भी लगा के देख लेंगे। इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मान लेता हूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, लाइक दिस। ये क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड की एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि ये है मेरी B। अब कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज 0 है और नेट चार्ज 0 का मतलब क्या होता है कि जितने नेगेटिव चार्जेस उतने पॉजिटिव चार्जेस। तो इसके अंदर हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसके अंदर माइनस जो है 100 चार्ज है और प्लस भी जो है 100 चार्ज है। अब प्लस चार्ज कौन होते हैं भाई साहब? प्रोटॉन्स। और माइनस चार्ज कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्रीली मूव कौन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, प्रोटॉन नहीं कर सकते। तो अगर इसके आसपास अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते भी हो तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जिसके पास वेलोसिटी होती है वो चार्ज पर फोर्स लगेगा। अब जिसके पास वेलोसिटी ही नहीं है उन पे फोर्स क्यों लगेगा? तो यानी कि प्रोटॉन जो होते हैं वो इस कंडक्टर के अंदर मूव नहीं करते। तो प्रोटॉन्स के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो क्या प्रोटॉन के लिए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा पाएगी? नहीं लगा पाएगी। कारण है कि प्रोटॉन्स के पास वेलोसिटी कितनी है? 0। जबकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके पास वेलोसिटी होती है। और याद रखिएगा, वेलोसिटी के कारण ही मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो यहां पर एक बात तो क्लियर होगी कि प्रोटॉन्स पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतने हैवी होते हैं कि ये ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। अब कैसा लगेगा, क्या डायरेक्शन होगी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें आप इतना मान के चलिए कि इसमें प्लस 100 है ना, कितने है? प्लस 100, यानी कि ये है आपके प्रोटॉन, और माइनस जो होते हैं वो भी 100 ही होंगे, तभी तो नेट चार्ज 0, और नेट चार्ज 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स कितना लगेगा? 0। तो ये कितना है? इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 100 ही है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये ट्रैवल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब मैं यहां पे कुछ प्रोटॉन्स भी बनाऊंगा। ये प्रोटॉन्स है जो कि मूव नहीं करेंगे, इनके पास वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगी, है ना। अब हम इसको, है ना, एक थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं एक सर्किट को। ये ऐसे मैंने कनेक्ट किया, देखिए बैटरी कनेक्ट करनी होती है। ये रहा बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम।
इस तरह से मैंने एक सर्किट तैयार कर लिया। यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है, कितना ड्रिफ्ट होता है, इतना आते 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 इतना, कितना लेंथ ड्रिफ्ट करेगा, वो एल लेंथ को ड्रिफ्ट करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से कितना ड्रिफ्ट होता है, तो एल लेंथ ड्रिफ्ट होता है। अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बताइए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गई? आ गई ना, देखो इधर प्लस और इधर है माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल है। प्रोटॉन पर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन वैसे ही हैवी होते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करता है किसी कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन ही कॉज होता है इलेक्ट्रिक करंट का किसी कंडक्टर के अंदर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्जेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उन पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, और जिसके पास वेलोसिटी है उसी पर फोर्स लगेगा। तो हम यहां पर एक इक्वेशन तैयार करते हैं। क्या इक्वेशन है? हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, कौन से चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना होता है? तो F मैग्नेटिक यानी कि B है ना, इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला? Q V B, दिस इज द फॉर्मूला। V क्या है? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया? तो इतना एक फॉर्मेट होता है। अब ये इक्वेशन हो गई हमारी नंबर 1। अब सोचो, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, इतने जो इलेक्ट्रॉन है, इतने को सारे के सारे जब तक इतने शिफ्ट नहीं हो जाते यहां से यहां तक, तब तक हम टाइम को काउंट करते रहेंगे। तो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर नहीं निकल जाता तब तक काउंटिंग रहेगी। तभी तो हम बोलेंगे ना कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम में बाहर हो गए इस कंडक्टर से। यानी कि कितनी लेंथ शिफ्ट हुए होंगे? एल लेंथ। तो एल लेंथ को ट्रेवल करने में उनको जो टाइम लगता है वो है टी। कितना टाइम लगता है? टी। तो हमें एक चीज पता है कि अगर इस इक्वेशन में अगर मैं टी से डिवाइड और टी से मल्टीप्लाई कर दूं लाइक दिस, तो मेरे पास एक नया फॉर्मेट तैयार होता है। Q बाई टी इज व्हाट? Q बाई टी इज करंट। यानी कि यहां पर Q बाई टी की जगह में I प्लेस कर सकता हूं। VD, इसके साथ में मैंने B को इधर रखा, लेकिन VD को मैंने T के साथ रख दिया। VD क्या है? VD वेलोसिटी है इनटू टाइम। तो हमको एक चीज पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है यहां पर? तो डिस्टेंस है L। देखो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके आते हैं L। तो क्या मैं इसको L बाई टी लिख सकता हूं? और ये वेलोसिटी कौन सी है? ड्रिफ्ट। तो यानी कि VD। तो जहां पर भी VD मल्टीप्लाई T दिख जाए वहां L पुट कर सकता हूं मैं। तो ये देखिए यहां पर VD मल्टीप्लाइड बाई T, तो I इज मल्टीप्लाइड बाई B एंड इट इज द लेंथ and this is the force between electric field and charge, sorry magnetic field and charge। तो चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के कारण या मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पर जितना फोर्स लगता है वो ये रहा। अब ये फोर्स हमारे लिए कैसा आया है कि जो फोर्स आया है वो कितना आया है? ILB। L क्या है? L वो लेंथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। ये देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है? उनके ऊपर फोर्स लगता है। तो एक रेस्ट चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स लग सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लेकिन एक रेस्ट चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता। तो याद रखिएगा, स्टेशनरी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कब फोर्स लगाती है? जब उस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो, यानी कि अगर वो नहीं रुका होगा तब तो वेलोसिटी ही होगी ना। तो ये होता है। तो मैंने जो बताया अभी आपको कि यहां से यहां तक इतना डिस्प्लेस होते हैं, यानी कि लेंथ डिस्प्लेसमेंट हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती ही है, तो दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि सामने भी तो वेक्टर ही है। तो ये इनका एक वेक्टर फॉर्मेट होता है, F इज इक्वल टू I
L क्रॉस B, ये लीजिए। तो इस केस में हम फोर्स की ही बात कर रहे हैं, और अगर आपको यहां पे डायरेक्शन फिर से बताना हो तो हम हैंड रूल का यूज करके डायरेक्शन बता सकते हैं। एक हैंड रूल और होता है, मैं आपको बता देता हूं यहां पे, वेक्टर फॉर वेक्टर्स। देखो, दो वेक्टर अगर हों तो आप राइट हैंड का यूज कर सकते हैं, ये इसमें यूज होगा राइट हैंड रूल। देखो कैसे, जैसे कि इस केस में अगर देखा जाए राइट हैंड, तो इस हैंड के हम थोड़े से दो पार्टीशन कर लेते हैं, राइट हैंड के ना। ये इतना पार्टीशन वन वेक्टर को शो करेगा, चाहे वो L हो चाहे वो B हो। बाकी अदर इतनी जो फिंगर्स बचती हैं ये दूसरे वेक्टर को शो करेगा। हमेशा इस पोर्शन को पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है। तो जैसे कि L जो है, L की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इस L को, यानी इतने से पोर्शन को L के डायरेक्शन में रख देता हूं। देखो रख दिया। बचा कौन? बाद में कौन आ रहा है? B, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस बाकी वाले पोर्शन को करना है, लेकिन ऐसे करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, जबकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर लगा हुआ है? नीचे की तरफ। तो मैं अपने हाथ को नीचे नहीं मोड़ सकता, तो मैंने हाथ को पलट लिया। तो अभी भी इतना पोर्शन तो L की डायरेक्शन में ही है, लेकिन फिंगर्स ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा सकती है, और जो थंब होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि इस कंडक्टर पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा। ये एक सिचुएशन होती है, ध्यान रखिएगा। पहले कौन है? L। तो L को इतना सा पोर्शन माना है आपने, तो इतने से पोर्शन की डायरेक्शन में रख लीजिए, ऐसा रखा। लेकिन B नीचे, लेकिन मेरी फिंगर नेचुरली नीचे नहीं हो सकती, तो मेरे को हाथ को पलटना पड़ेगा। अब नेचुरली नीचे हो सकती है, एंड थंब जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन हमें बताएगा। तो इस केस में होगा क्या? जब मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर रखते हो, है ना, एक कंडक्टिंग मटेरियल रखते हो, उसमें अगर आपने करंट फ्लो करा दी तो इस चार्ज पे फोर्स फील होगा इस बाहर वाले डायरेक्शन में, और आप देखेंगे कि ये तार जंप करके बाहर आ जाएगा। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में आप एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को रखते हैं, उसमें करंट फ्लो कराते हैं, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो चार्ज मूव करने लगेगा, चार्ज के पास वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को कौन ढूंढता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज के पास वेलोसिटी है तो वो चार्ज कंडक्टर बाहर की तरफ फोर्स फील करता है। अब सोचो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर फोर्स लगता है बेसिकली, लेकिन कंडक्टर के अंदर बैठे होने के कारण वो पूरे कंडक्टर को ही बाहर लेकर आ जाते हैं। तो फोर्स तार पे नहीं लगता, फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते एयर में। तो बाउंडेड होने की वजह से वो क्या करते हैं कि वो तार को ही बाहर खींच लाते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा तो तार पूरा का पूरा बाहर शिफ्ट होना शुरू होगा, यानी कि इस तरफ आ जाएगा। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दूं ना तो तार उस तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ऐसा, इस यहां से यहां की तरफ, बीच में मैंने तार रख दिया, इसमें जैसे ही करंट फ्लो किया तो ये भाग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से निकल जाएगा। एक्चुअल में ऐसा होता है। तो ये होता है हमारे लिए कुछ कंसेप्ट कि जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो की जाती है एक तार के अंदर, तब उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है वो ये रहा, इसको नहीं भूलिएगा। मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट के लिए राइट हैंड रूल का यूज बताया आपको, स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? स्क्रू रूल। इसमें क्या होता है, आपको दो पार्टीशन करना है अपने राइट हैंड के। पहला पार्टीशन हमेशा जो पहले आता है, L आ रहा है उसकी डायरेक्शन में रखिए। दूसरा पार्टीशन आपको फिंगर्स, जो यहां से ये फिंगर्स बताएगी, उसकी डायरेक्शन में रखिए, और आप फोर्स की डायरेक्शन पता कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये कुछ कंसेप्ट होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, ये जो है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बनाते हैं हम। देखिए कैसे बनेगा। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई एल, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हटता है तो हमें क्या दिखाई देगा यहाँ पे? साइन थीटा। ये देखिए, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ चुका है ना? तो साइन थीटा दो चीजों के बीच का एंगल है। कौन कौन सी चीज है? एक तो एल डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब सीधी सी बात है, अभी तार ऐसा रखा हुआ है, ये लीजिए ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। अगर मान लो मैंने तार को ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दिया, तब क्या होगा? आप देखिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट को यहां पर। तो याद रखना, आपको जो कंडक्टिंग वायर है, तार है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ
कैसा रखा जाएगा वो देखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो क्या होगा, उस केस में फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसी नीचे की तरफ ये, और मैंने तार को भी ऐसे ही रख दिया, ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर था ना ऐसे रख दिया, ये लो। अब ऐसे मैंने यहां से ऐसी बैटरी जोड़ दी प्लस माइनस करके ये। अब जो देखो अब क्या होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट देखो चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक, ये यहां से यहां इधर आता था माइनस से, है ना, मैं पोलैरिटी थोड़ी सी बदल देता हूं इसको, माइनस और यहां कर देता हूं प्लस, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर चले गए, यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो एल की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 0 डिग्री। अब साइन 0 कितना होता है देखो, तो एफ जो आएगा वो आएगा ILB साइन 0, और साइन 0 तो 0 ही होता है, यानी कि इस केस में फोर्स कितना आएगा, 0 डिग्री, कोई फोर्स नहीं काम करेगा। तो आपको कंडक्टर कैसा रखना है, राइट एंगल, यानी कि उसको हमेशा अगर आपको मैक्सिमम रखना है तो 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा। फोर्स अगर थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ये केस 90 डिग्री का है, और इस केस में मैक्सिमम फोर्स फील होगा उस कंडक्टर के ऊपर, और वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भागना चाहेगा, ठीक है ना। तो इस केस में यानी कि अगर आप उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखते हो, देयर इज नो फोर्स, उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम अलग अलग सिचुएशंस देखते हैं कि लॉरेंज फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि लॉरेंज फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चेक करेंगे हम। देखो लॉरेंज फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक करने का तरीका, तो हम यह लिखेंगे लॉरेंज फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द टॉपिक। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, ये केस नंबर 1 है, कैसा है, केस नंबर 1, जब वेलोसिटी कितनी थी चार्ज की, 0, मतलब मैंने उसको रेस्ट पे रखा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी है, इनिशियल वेलोसिटी में लिख देता हूं 0, इसको मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो यहां पर वो चार्ज रखा है Q नाम का, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, जबकि चार्ज कैसा है, स्टेशनरी चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है। तो रुके हुए चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, भले उसके पास वेलोसिटी ना हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाती, है ना, इसकी बात ध्यान रखना है। तो अगर इसके ऊपर फोर्स लगता है तो किधर भागेगा, ये इधर भागेगा, और ये बड़ा तेजी से भागता भागता इसमें एक्सेलरेशन आना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो हमको एक चीज पता है कि अगर यहां पर इसके ऊपर फोर्स देखा जाए तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये रहा, है ना। तो F कितना होता है, अगर देखा जाए तो F होता है ma, और ma इज इक्वल टू QE, और बेसिकली इसका एक्सेलरेशन देखा जाए तो QE बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना इसका एक्सेलरेशन होता है। और अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाली जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन कब आ रहा है, जब इसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आया होगा। तो इनिशियल तो u उसकी 0 थी, लेकिन फाइनल 0 नहीं है ना, तो क्या होगा इस केस में, यहाँ पर जो लॉज ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या है, कितना शिफ्ट हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल हो रहा है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ कितना बचेगा 2as, यानी कि v स्क्वायर बिकम्स 2as। देखो अब आपके पास a की वैल्यू है कितनी है, ये रही, तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, या v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2as। यहां पर और देखिएगा तो v इज इक्वल टू अंडर रूट, बाय दिस इक्वेशन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a, तो ये कितना हो जाएगा 2a, कितना है एक्सेलरेशन QE, और ये हो जाएगा me साइड में इधर s। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज ट्रेवल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज सुनिए, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि जितनी उसकी स्पीड जितनी उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे जैसे s यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करता जाएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जितना वो आगे बढ़ेगा उतनी उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी।
तो ये था केस नंबर 1, जब हमने एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखा और हमने देखा कि उसमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है, कितना आता है, इतना आता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ये हो जाती है, यानी कि दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया केस। अब हम एक काम करते हैं, इसको कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर भी हम भेजते हैं। सिचुएशन नंबर 2, इसका केस नंबर हम 2 देखते हैं, और केस नंबर 2 में क्या देखेंगे कि अगर अब जो चार्ज है वो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल करने लग जाए, यानी कि चार्ज मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अब वो चार्ज चलने लगा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, जबकि पहले वाले केस में वो चार्ज रेस्ट पर था, स्टेशनरी चार्ज था, अब वो चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में u वेलोसिटी से। तो अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो तो उतना ही होगा, a इज इक्वल टू अभी हमने क्या लिया था, QE/ME, राइट, ये होता है। अब इसका जो वेलोसिटी होगा उसमें क्या होगा कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब ये जीरो नहीं है तो बेसिकली v कितना हो जाएगा इस केस में, अंडर रूट ऑफ u² प्लस 2as। दिस इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो पहले से ही कुछ वेलोसिटी पर है तो देखो ना ऐड हो जाएगी, जबकि पहले वाले केस में ये आ नहीं रहा था, जीरो था। ये जीरो इसलिए था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। अब तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ ना कुछ है, तो कुछ ना कुछ ऑलरेडी है, तो वो उसमें से वो कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगी, ऐड होकर आंसर हमको ज़्यादा मिलेगा। या तो आपको इसको एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, 2QE/m × s। तो ये एक वैल्यू होती है एक चार्ज पार्टिकल के लिए वेलोसिटी की, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट केस है कि अगर u को ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दिया जाता तो क्या होता, यानी कि ये ऐसे ना जाते हुए हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कराएंगे, ऐसे इधर फेंक दिया वेलोसिटी u से। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो चार्ज पार्टिकल अभी तक हम जिसको वेलोसिटी u देते थे या पहले वाले केस में उसको स्टेशनरी माना था, अब है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u। लेकिन होता क्या है, इधर है प्लस, ये आने वाला चार्ज भी है प्लस, इधर आएगा तो प्लस उसको रोकेगा, और ये यहाँ आने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी टर्निंग पॉइंट पर, और फिर ये घूम जाएगा वापस और फिर स्पीड से भागेगा। तो डिस्टेंस के साथ उसमें एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या कहलाएगा कि तीसरे नंबर का केस है। इसमें कहेंगे कि चार्ज मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लीजिए, तो जैसे ये आता है यहाँ पर, ये कौन सा पॉइंट है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट पर चार्ज की वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए हो जाती है जीरो, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मोशन करने लगता है, एक्सेलरेट होने लगता है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसमें कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ electric field the charge has zero velocity at turning point। कहाँ पर, at turning point and with distance the velocity will increase and will accelerate along the direction of E। यानी कि देख लो ये पूरा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये टर्निंग पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो जाती जीरो, लेकिन वो कुछ देर के बाद अपनी वेलोसिटी वापस से बढ़ा लेता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कंटिन्यूसली एक्सेलरेट होता चला जाता है। ये तो हो गया हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 4 पर चलते हैं।
केस नंबर 4 क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो केस नंबर 4 में हम एक काम करते हैं कि चार्ज जो है, चार्ज एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सम एंगल। अब वाले केस में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल से एंटर करता है ना। अभी तक हमने या तो उसको रेस्ट पे रखा था या उसको अपोजिट डायरेक्शन में भेजा, और अब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल के साथ उसको एंटर कराएंगे। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर एक चार्ज एंटर करेगा विथ सम एंगल थीटा। तो ये ऐसे चार्ज ऐसे गया और ये उसकी वेलोसिटी है, u वेलोसिटी। तो देखो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ न कुछ एंगल बना लिया। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट डिसाइड करूँ u के, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। तो बताओ इन दोनों कंपोनेंट्स के कारण क्या क्या इफेक्ट शो होंगे इस चार्ज के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये देखते हैं कि देखो u cos थीटा वो वेलोसिटी है उस चार्ज की जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, यानी कि इधर ले जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी होगी, ये वाली। तो ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जाती है, यानी कि u sin थीटा u cos थीटा जो है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। किधर, अलोंग E। फिर u sin थीटा का क्या होगा, u sin थीटा का कुछ नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म होगी, वैसे के वैसे रहेगी। यानी u sin थीटा जो रहेगी वो कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म क्यों होगी भाई, अगर u sin थीटा कुछ होती ना तो ये चार्ज पार्टिकल बाहर हो जाता, इधर निकल के चला जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में नहीं जाता वो। जबकि हम फाइनली क्या देखते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे गया, यहां से ऐसा गया और फिर इधर मुड़ जाता ऐसा। तो ऐसा तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी होता है। ऐसा किस में होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि दो कंपोनेंट होते हैं लेकिन वो फाइनली वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला जाता है। बस फर्क इतना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चार्ज पार्टिकल वापस यहाँ आ जाता है, लेकिन इसमें ये नहीं होगा, वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन करने लगेगा। तो u sin थीटा का इफेक्ट उस समय कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे एंटर करता है और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलने लगता है। सो दिस इज द कंडीशन। इस केस में वो टर्न नहीं होगा, यानी कि जो चार्ज है डू नॉट टर्न, इट ओनली एक्सेलरेट अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ओनली क्या होगा, एक्सेलरेट होता चला जाएगा, वो टर्न नहीं हो पाएगा। तो हम यहां पर है ना कुछ चीजें लिख लेते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। चलो मैं लिख देता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द चार्ज, तो ये मैंने कुछ यहाँ पर कंसेप्ट लिख दिया है जो मैंने अभी आपको समझाया है, उसी को मैंने लिख दिया है। व्हेन द चार्ज एंटर्स एट एनी एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल हैव u sin थीटा, जो कि कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म, बट u cos थीटा अलोंग E कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अलोंग E मतलब E के साथ बढ़ता चला जाता है ड्यू टू एक्सेलरेशन, हैंस पैराबोलिक पाथ डायरेक्टेड टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पैराबोलिक पाथ वहां पर जनरेट हो जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं और उसमें हम देखेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या क्या केस बनते हैं। अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखा, अब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख कर देखते हैं। चलिए, तो अगला जो केस रहेगा, नाउ चार्ज इज इन मैग्नेटिक फील्ड,
किस में आ चुका है अब चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये केस अब देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहला केस होता है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, वैसा ही होती है जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म। ये अब पहले तो ये देखो कि अगर चार्ज रेस्ट पर है, यहाँ पर रखा हुआ क्यू चार्ज है, इसके पास वेलोसिटी कितनी है 0, तो क्या इस पर फोर्स होगा? अगर फोर्स होगा तो इक्वेशन क्या कहती है? तो F जो कि मैग्नेटिक है इज इक्वल टू क्यू वी बी एंड साइन थीटा, है ना। तो अगर V 0 हो गया, देखो क्यू V 0 हो गया तो सारी की सारी टर्म्स जो हैं यहाँ पर वो 0 हो जाएगी, यानी कि देयर इज नो फोर्स एट स्टेशनरी चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है, उसमें वेलोसिटी नहीं है, तो उस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? नो फोर्स या नो इफेक्ट ऑन द चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है जो रुके हुए चार्ज को भी पुश करना शुरू कर देगी, अपने साथ फ्लो करा देगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये हुआ एक केस। दूसरे वाले केस में हम क्या करते हैं? इस चार्ज को मूव कराते हैं, है ना, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में चार्ज मूव्स अलोंग बी, यानी कि बी के साथ अगर वो मूव करने लग जाता है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हमको उस चार्ज को मूव कराना है विथ सम वेलोसिटी। अब अगर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी होगी। तो देखो ये इधर, ये रहा चार्ज, ये इधर जा रहा है कुछ वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये चार्ज पार्टिकल है। अब सोचो कि ये अगर u ना मानो तो इसको मैं v मान लेता हूँ, फाइनल वेलोसिटी। तो ये b के साथ में जा रहा है, यानी कि यहां पर द डायरेक्शन ऑफ v एंड b आर सेम, है ना। दोनों की डायरेक्शंस कैसी है? सेम हो गई। तो इनके बीच में डायरेक्शन सेम होने की वजह से एंगल कितना आ चुका है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे फोर्स चेक कर लो। तो F मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 कितना होता है? 0, यानी कि इस केस में भी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी, नहीं दिखाएगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर क्या करती है? उसको टर्न कराना शुरू कर देती। लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर ऐसा सीधा सीधा जाएगा ना, तो कोई टर्निंग वर्निंग नहीं आने वाली, सीधा सिंपली उस पर एफ बी का मतलब होता है कि उसके ऊपर फोर्स नहीं है, और नहीं का मतलब क्या होता है? वही कि नो फोर्स नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट से नहीं जाएगा। तो फिर होगा क्या? ये आगे नहीं जाएगा क्या? जाएगा, लेकिन कौन सी वेलोसिटी से जाएगा? जिस वेलोसिटी से आपने उसको धक्का मारा है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा, नो एक्सेलरेशन। तो जितना आप उसको धक्का मार सकते हो बस उतनी ही दूर जाएगा वो, उतनी ही वेलोसिटी से जाएगा। उसके बाद उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा भाई? एक्सेलरेशन कब आता है? जब कोई फोर्स काम करता है। F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाता है? फोर्स बाय मास। अब जब फोर्स ही 0 हो गया है तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा? 0। ये केस होता है। अब इसके बाद इसको अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज दो तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में सोचो, इसी में मैं आपको बता देता हूं। केस नंबर 3 है ना, वो 2 था, ये केस नंबर 3। अब चार्ज पार्टिकल ऐसा आ रहा है विथ वेलोसिटी v, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। अब इनके बीच में एंगल कितना है? देखो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कितना होता है? 0। अगेन फोर्स कितना आया? यानी कि फिर से नो फोर्स नो इफेक्ट। ये देखिए, तो हमने देख लिया कि स्टेशनरी चार्ज पर नो फोर्स, 0 डिग्री वाले चार्ज पर नो फोर्स, 180 डिग्री वाले चार्ज पर नो फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज ऐसा जाए या वापस आए, देयर इज नो फोर्स ऑन इट। इसके बाद अगर कुछ एंगल से भेज दिया जाए तो फोर्स मिलेगा भाई साहब। तो अगला जो केस है वो कुछ एंगल वाला है, यानी कि अगर हम कुछ एंगल पर उनको भेजें तो क्या होगा? केस नंबर जो भी नेक्स्ट है आप देख लीजिए, ये यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। केस नंबर 4 है ना, ये 4th केस हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? 4th देखो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कुछ पर्टिकुलर एंगल पर एंटर करता है, जैसे अभी हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, ये है u। तो अब वही कंडीशन, इसने यहाँ पर एंगल बनाया तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। नाउ व्हाट विल हैपन when an electric charge enters in any magnetic field with some angle theta। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या वही सिचुएशंस आएंगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में आई थी। तो आपको यहां पर ये चीजें देखनी है। तो यहां पर u cos थीटा, जैसा कि अभी अपन ने केस में कुछ पढ़ा है कि इधर जाने वाली वेलोसिटी कोई इफेक्ट नहीं देती, यानी कि u cos थीटा कोई इफेक्ट नहीं देगा इस चार्ज पार्टिकल पर। तो फिर u sin थीटा क्या करेगा, u sin थीटा वो वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली टच हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा हुआ है b और वेलोसिटी ये जा रही है उस चार्ज पार्टिकल की, जो कि कितनी है, u sin थीटा है। तो यहां पर हैंड रूल लगा दीजिए कि ये रे मैग्नेटिक फील्ड, ये रे वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड फोर्स इस बोर्ड के अंदर वापस से हमको यहां पर इसमें डायरेक्शन मिलेगी, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पर अब अंदर की तरफ एक फोर्स फील होगा। तो u cos थीटा क्या कर रहा है, नथिंग, क्योंकि u cos थीटा वो वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो एंगल बनाती है, क्योंकि ये भी इधर ही जा रही है, ये भी इधर ही जा रहा है। तो जीरो एंगल, और जीरो एंगल पर फोर्स कितना होता है, यानी कि इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो नो इफेक्ट। तो ये इफेक्ट देता है इस केस में, और ये क्या कराएगा, उसको टर्न देगा। देखो तो u sin थीटा उसको क्या देगा, टर्निंग इफेक्ट देगा, जबकि u cos थीटा कुछ नहीं देगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर u cos थीटा है यहां पर, तो u cos थीटा की वजह से सिंपली वो ऐसा आगे की तरफ जा सकता है, ऐसा एक जैसा बिना एक्सेलरेशन के, लेकिन u sin थीटा की वजह से घूमेगा। तो सोचो, एक पार्टिकल आगे भी जाना चाहता है u cos थीटा से, घूमना भी चाहता है u sin थीटा से, तो उसमें दो सिचुएशन आ जाएगी कि वो आगे भी जाएगा और घूमेगा भी। तो इसमें एक स्प्रिंग जैसी सिचुएशन आ जाएगी, ये ऐसे स्पाइरल केस। तो ये ऐसे ऐसे आगे जाएगा, यानी कि आगे भी बढ़ेगा। अगर ये वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो ये वेलोसिटी अगर रहेगी तो उस केस में केवल एक ही जगह पर ऐसा घूमता रहेगा, आगे नहीं जाएगा। समझ में आया। तो अगर दोनों हो जाए, तो आगे भी बढ़ना है तो u cos थीटा, घूमना है तो u sin थीटा। तो बेसिकली ये स्पाइरल चलता है ऐसा, हेलिकल मोशन, इसको क्या बोलते हैं हम, हेलिकल मोशन। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें राइट डाउन कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ी है। टर्निंग, तो ये मैंने स्टेटमेंट यहां पर लिख दिया है, जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है वही यहां पर वर्ड्स में लिख दिया है। ड्यू टू u cos थीटा देयर इज नो फोर्स और नो इफेक्ट ऑन इट, सो द चार्ज विल कीप ड्रिफ्टिंग अलोंग द u cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू u sin थीटा एट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हैज इट विल स्टार्ट टर्निंग, यानी कि टर्निंग इफेक्ट हमको कौन देगा, यहां पर u sin थीटा गिव्स द टर्निंग इफेक्ट, एंड u cos थीटा क्या देगा, नो इफेक्ट। इसकी वजह से केवल वो ड्रिफ्ट करेगी, ड्रिफ्ट अलोंग टू b। ये दो केस आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद है ना, हम एक फाइनल इसका डायग्राम देखते हैं, ये फाइनली कैसा जाना चाहता है। तो चलिए देखना। So the combination of u sin theta and u cos theta gives the helical motion of the charged particle to the charged particle. ओके, तो इस केस में वो हमको कौन सा मोशन देगा, हेलिकल मोशन, जो जैसा कि एक स्प्रिंग होता है कि ये ऐसा लाइक दिस ऐसा रहेगा, आगे भी बढ़ना है, गोल भी घूमना है। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पर बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये लीजिए समथिंग लाइक दिस, और इसमें हम कुछ एनिमेशन जैसा कुछ देखना चाहते हैं। तो देखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक और मार्कर यूज़ करता हूँ, यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल गया होगा ऐसा कुछ एंटर, लेकिन ये पीछे से फिर निकल के आएगा, ये पीछे से फिर निकल के आएगा, एंड
फिर ये सामने से ऐसा जाएगा, फिर ये निकल के आएगा, फिर ये सामने से ऐसा, यानी कि ये ऐसा चलता रहेगा भाई साहब, और इस तरह से ये आगे की तरफ ड्रिफ्ट होता रहेगा, ये इस तरह से। तो ये है वेलोसिटी u या v। इसमें आगे की तरफ आपको कौन लेके जा रहा है, u cos थीटा, और टर्निंग कौन दे रहा है, u sin थीटा। अब देखो दो यहां पर ये जो पॉइंट हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि दो टर्न्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिच, है ना, PICTH, पिच। पिच इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्न्स, दो टर्न के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, हम पिच कहते हैं। तो पिच की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्न्स, ये होती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास वेलोसिटी इतनी है और इधर शिफ्ट होने की डिस्टेंस आपके पास पिच है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम कहीं ना कहीं रिलेशन आ रहा है। तो चलिए वो भी हम निकाल लेते हैं। तो वो क्या रहेगा, जैसे कि पिच यानी कि डिस्टेंस, और हमको पता है कि इधर की वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, यही तो पिच है, टाइम, और वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा है। लो, तो पिच इज इक्वल टू क्या आया, पिच इज इक्वल टू होता है u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दिस इज द पिच उसके लिए, है ना। अब और इसमें कुछ हम टर्न ले रहा है तो कहीं ना कहीं टाइम भी निकलेगा, इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, इसमें वेलोसिटी भी निकलेगी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसकी रेडियस क्या होगी, इस चार्ज पार्टिकल की रेडियस निकालना है ना। ये पिच नोट कर लीजिएगा। तो जैसा कि हमने पिछले केस में रेडियस के बारे में इक्वेशन निकाला था, तो रेडियस क्या होता था इस मोशन के लिए, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, वो ट्रैप हो जाता है, उसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की थी, वहीं से हमने एक रेडियस का फॉर्मेट भी निकाला था, जो होता था m मल्टीप्लाइड वेलोसिटी अपॉन में q इंटू बी। अब v इज वेलोसिटी, लेकिन यहाँ के लिए वेलोसिटी कितना है, वो है आपके पास u sin थीटा। सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द रेडियस, यानी कि u m of electron u sin theta and divided by qb is the radius of that charge particle। जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसकी रेडियस यहाँ से निकाली जाएगी। अच्छा, रेडियस आ गई, इसके साथ ही साथ आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी का इक्वेशन भी हमने वहीं से पढ़ा था, है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं वेलोसिटी का इक्वेशन आया था। वो क्या होता है वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें लिख दी है जो हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, जैसे एंगुलर वेलोसिटी। भाई जब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी आती है, उसका फॉर्मेट ये रहा, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम। ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2π/t, तो 2π/t मैंने रखा, 1/t रख दिया, 2π को इधर लेकर गया, तो 1/t इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। आप इसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, यानी कि उसको एक सेकंड में कितना सर्कुलर हो रही है, कितने उसके जो मोशन है वो कंप्लीट कर रही है सर्कुलर पाथ पर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं इसको पलट दूं तो टाइम निकल आएगा कि उसको कितना टाइम लगता है एक सर्कल को कंप्लीट करने में। तो ये इसके लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं। इसके साथ ही आगे और चलते हम। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पिच वाला फॉर्मूला बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि पिच क्या होता है। तो पिच जैसे कि अभी हमने देखा था कि पिच जो होता है वो होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी u cos थीटा इंटू टाइम। अब टाइम की वैल्यू वहां से रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड टाइम, जो कि वो रहा 2πm/qb। दिस इज द पिच। ये भी एक पिच का ही इक्वेशन होता है, आप इसको पिच का इक्वेशन समझ सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ u cos थीटा, या एक काम करिए 2π, है ना, 2π इंटू m
इंटू यू कॉस थीटा बाय क्यू बी। दिस इज द इक्वेशन फॉर पिच। अब एक काम करिए, इसको और थोड़ा सा देखना, ये यू कॉस थीटा कौन सी वेलोसिटी है, जो अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और बुक में आपको ऐसा भी दिख सकता है कि 2 पाई m u, यानी कि वेलोसिटी जो कि अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको मैं लिख दूं u पैरेलल डिवाइड में क्यू बी, ये भी सही होगा। ठीक है, तो ये आज हमने यहां तक कंसेप्ट को स्टडी किया है। हमने देखा है कि लॉरेंज फोर्सेस क्या होते हैं। लॉरेंज फोर्सेस के बेसिस पर हमने देखा कि एक कंडक्टिंग मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, चार्ज फ्लो किए जाते हैं, तो उस पर भी फोर्स लगता है, और वो लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। उसके कारण फोर्स जब लगता है तो वो चार्ज, कंडक्टर जो होता है, तार जो होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ आना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स एक्चुअली में लगता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर होने की वजह से वो कंडक्टर को ही बाहर धकेलते हैं, बाहर फोर्स लगाते हैं, इस वजह से कंडक्टर बाहर की तरफ आ जाता है। इसके बाद हमने देखा है सिचुएशंस को अलग अलग, कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है डिफरेंट सिचुएशन में, तब क्या केस आते हैं। उसी तरह हमने उसी इलेक्ट्रिक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा और डिफरेंट तरीके के उसमें हमने सिचुएशंस देखे हैं। वहां पर हमने पिच को भी स्टडी किया है, फ्रीक्वेंसी भी निकाली है। वहां पर हमने देखा है कि कौन सी वेलोसिटी उसको टर्निंग इफेक्ट देती है, कौन सी वेलोसिटी उसको यूनिफॉर्म आगे की तरफ लेकर जाती है, कब एक्सेलरेशन आता है, कब एक्सेलरेशन नहीं आता है। ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।